welcome you all in Commerce Caliber. Through this video, we will learn about ratio analysis and especially liquidity ratios. जैसा कि हम जानते हैं कि we analyze financial statements to know the efficiency, profitability, strengths and weaknesses of any concern. और इसके लिए वी हैव डिफरेंट मेथड्स. सो प्रीवियस वीडियोस में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. इसी तरह जो रेशियो एनालिसिस है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब जो रेशियो एनालिसिस है, रेशियो का बेसिक मतलब क्या है कि इट इज़ a quantitative expression of one number with another. और या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि it is a quantitative relationship between, so it is a quantitative relationship between two नंबर्स. सो कहने का मतलब कि रेशियो एनालिसिस के लिए वी मस्ट हैव एट लीस्ट 2 नंबर्स. जैसे माना कि एक क्लास है उसमें 60 गर्ल्स हैं और 40 बॉयज़ हैं, तो हम कहते हैं कि गर्ल्स की रेशोज़ और बॉय की रेशो है वो दैट इज़ 60:40. और अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो दैट कम्स 3:2. अब इसी तरह जो बैलेंस शीट के जो अलग अलग, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, उसकी जो अलग अलग आइटम्स है उनकी हम रेशो निकाल के उससे कोई फ्रूटफुल कंक्लूज़न जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर जो सिचुएशन है उसको जज कर सकें. तो इसके लिए सबसे पहले जो हम एनालाइज करते हैं दैट इज़ लिक्विडिटी रेशोज़. सो आपने जाना है कि जो लिक्विडिटी का मतलब क्या है. हम कोई भी लिक्विड लेते हैं जैसे कि पानी है, दूध है, ऑयल है. सो लिक्विड हम उस आइटम को बोलते हैं जिसका जो आकार है या जिसकी हम कह लें शेप जो है वो फिक्स नहीं है. इट गो ऑन चेंजिंग. जैसे कि अगर पानी है हम उसको जग में डाल देते हैं तो वो शेप ले लेता है, ग्लास में डालो तो ग्लास की, बाल्टी में डालो तो बाल्टी की शेप ले लेता. मतलब कहने का कि लिक्विडिटी रेशोज़ में हम उन आइटम्स को स्टडी करेंगे जिनका जो आकार है, जिनका जो रूप है दैट गो ऑन चेंजिंग. फर्स्ट बात तो ये हो गई. बिजनेस सेंस में जहाँ किसी कंपनी के लिए लिक्विडिटी का मतलब क्या है. लिक्विडिटी का मतलब है कि शॉर्ट टर्म में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है कि वो अपनी जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ है उनको टाइमली पे कर सकती है या नहीं. सो इट मीन्स इट शोज़ द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म. सो जैसे आप सब जानते हैं कि सॉल्वेंट का मतलब होता है कि व्हेन द कंपनी इज इन ए पोजीशन टू पे ऑफ इट्स डेट्स ईजिली. सो इसलिए अब लिक्विडिटी का मतलब है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी. सो शॉर्ट टर्म से हम मीनिंग लेते हैं जनरली 1 ईयर का, कि जो भी हमारी एसेट्स हैं या जो भी लाइबिलिटीज़ हैं वो 1 साल के बीच बीच उनका जो आकार है, उनका जो रूप है, उनकी जो शेप है वो बदल जाएगी. मतलब वी विल पे ऑफ आवर करंट लाइबिलिटीज़ एंड वी विल रियलाइज आवर करंट एसेट्स. सो इसके लिए जो हम रेशो निकालते हैं वो सबसे पहले आ जाती है करंट रेशो. ठीक है. सो करंट रेशो, जैसे आप जानते हैं करंट फ्लो करता रहता है और कहीं पे भी करंट रुक जाता है तो बिजली बंद हो जाती है. उसी तरह जो करंट रेशोज है दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज. ओवर करंट लाइबिलिटीज़. अब जो है जनरली जब भी हम
कोई रेशो जब मैचिंग करते हैं तो जनरली होता है कि अगर हम फिक्स ले रहे हैं तो फिक्स के साथ कंपैरिजन करते हैं, करंट लेते हैं तो करंट के साथ कंपेयर करेंगे। तो इसमें हम इसलिए करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ ले रहे हैं। अब जो करंट एसेट्स है वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो हमारे पास होता है कैश, देन बैंक, देन डेटर्स, देन BR, उसके बाद क्या आ जाता है इन्वेंट्री, देन प्री पेड एक्सपेंसेस, देन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। सो जनरली ये हमारे पास क्या है, ये हमारी करंट एसेट्स हैं। सो इनका जो टोटल है दैट विल बी करंट एसेट्स, और फिर आ जाती है हमारी करंट लाइबिलिटीज़। इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले तो हमारे आ जाते हैं क्रेडिटर्स, BP, देन इनकम, एडवांस इनकम, बैंक ओवरड्राफ्ट, then your provision for taxes, provision for dividend, सो ये जनरली हमारी की है करंट लाइबिलिटीज़। सो हम करंट एसेट्स का टोटल जो है वो ऊपर लिख देते हैं और करंट लाइबिलिटीज़ का नीचे, तो ये हमारी आ जाती है करंट रेशोज़। अब अगर हम रूटीन में देखते हैं तो जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें एक प्रॉपर रेशो का होना ज़रूरी होता है। अगर वो रेशो के अकॉर्डिंगली नहीं है चीज़ तो वो या तो कॉस्टली पड़ेगी या फिर वो चीज़ प्रॉपर नहीं बनती। सो इसी तरह ही जो करंट रेशो है इसमें जो जनरली जिसको हम रूल ऑफ द थंब कहते हैं या एक स्टैंडर्ड बोला जाता है कि स्टैंडर्ड क्या है 2:1। सो 2:1 का इट इज़ आल्सो नोन एज ए रूल ऑफ थंब। सो रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है कि अगर किसी कंपनी की जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लाइबिलिटी से डबल हैं तो माना जाता है कि कंपनी की पोजीशन जो है वो क्या है सेटिस्फैक्टरी। बट जब हम इसको एनालाइज करते हैं इसके तो हम ध्यान से हमें देखना पड़ता है कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर किसी कंपनी की जो करंट रेशो है वो बहुत हाई है, जैसे 5:1 है 10:1 है तो वो बहुत अच्छी होगी। उसमें हमें ये भी देखना, क्योंकि जब हम करंट एसेट्स देखते हैं तो इसमें कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जैसे इन्वेंट्री है। अब स्टॉक ऐसा है कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या वो आउटडेटेड है, अगर उसको मार्केट में बेचते हैं तो उससे बहुत कम उसकी रिलाइजेबल वैल्यू है बुक वैल्यू के कंपैरेटिवली। इसी तरह हमारे डेटर्स हैं, अगर उसमें से बहुत से डेटर्स ऐसे हैं कि जो हमें पे नहीं करेंगे तो वो इसलिए उससे हमारी रेशो तो बहुत बड़ी है, लेकिन वी हैव टू आल्सो चेक द क्वालिटी ऑफ द आइटम्स, अदरवाइज जो है उस हिसाब से वी विल गिव अप आवर कमेंट्स और इंटरप्रिटेशन। अब जैसे ये रूल ऑफ थंब है तो इसमें जनरली जैसे मैंने पहले बताया एग्जांपल कि जैसे हम सपोज करो आटा ही गूंदते हैं, चपाती बनानी है तो उसमें आटा और पानी का मिक्स होता है तो उनकी एक प्रॉपर रेशो होती है। अगर हम बहुत कम पानी डालते हैं तो वो इकट्ठा नहीं होता तो उसके चपाती नहीं बनेगी, मतलब वो ऐसी पोजीशन में नहीं आता। और अगर हम पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देते हैं तो भी वो घोल सा बन जाएगा, उससे भी चपाती नहीं बन पाती। सो इसलिए जो भी रूटीन लाइफ में है उसमें भी हम तो देखते हैं कि रेशोज़ एक पर्टिकुलर रेशो में ही अगर हम दोनों एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं तभी हम उससे कुछ फ्रूटफुल जो है कंक्लूज़न है वो निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट रेशो तो हो गई हमारी करंट रेशो। देन आ जाती है सेकेंड क्यूक रेशो। इसको क्यूक एसिड टेस्ट और लिक्विड
और लिक्विड रेशो भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि हम इससे जो थोड़ी सी डिफरेंस है, क्विक का मतलब है इमीडिएटली। अब इसमें एक बात तो सही है कि हम जितनी भी करंट एसेट्स हैं उसमें से कुछ एसेट्स जो है जो कि हमें लगता है कि जिनकी जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, मतलब वो आइटम जो हमें 100% रियलाइज़ नहीं होगी, तो उसको हम उसमें से लेस करते हैं। सो कहने का मतलब कि जो भी हमारी ये मानो कि हमारी करंट एसेट्स हैं ये सारी की सारी, अब इसमें से लिक्विड एसेट जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी एसेट्स ऐसी हैं कि जिसको लिक्विडिफाई नहीं किया जा सकता, मतलब जिसको रियलाइज़ नहीं किया जा सकता। अब जब देखो कैश है, कैश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन बैंक है वो भी इजीली रियलाइज़ हो जाएगा। डेटर्स है उसमें भी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जिन लोगों को हमने माल बेचा दे विल पे अस। उसके बाद BR है कि BR में क्या होता है कि किसी बंदे को हमने माल बेचा, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो कहता है यार कोई बात नहीं, आप मेरे पे एक बिल लिख दो और उससे मुझे 2-3 महीने का टाइम मिल जाएगा, आई विल पे ऑन द ड्यू डेट। तो वो क्या बन जाते हैं, BR, बिल्स रिसीवेबल। तो BR भी मतलब जितना भी टाइम दिया 2 महीने का, 3-4 का, उसके बाद जो आपको पैसे वो हैं रियलाइज़ हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या आ गया, अब आ गई हमारे पास इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री क्या है, पहले हम इन्वेंट्री को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर ऑलरेडी फिनिश गुड्स है पहले उनको बेचेंगे तो पैसा आएगा। सो इट मीन्स इट विल टेक टाइम। सो इसलिए कहने का मतलब अब जो इन्वेंट्री है अगर हो वो हम करंट एसेट से लेस कर देते हैं, जैसे सपोज करो लिक्विड एसेट है, ये हो गई हमारी लिक्विड एसेट्स। सो इसमें जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को हमने लेस कर दिया तो ये बन गया। उसके बाद अब आप देखो कि हमारे पास अगली आइटम है प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बंदा जो काम करता है कंपनी के लिए, उसने हमने उसके खर्चे जो एडवांस में पे कर दिए, अब वो बंदा हमें पैसे तो वापस करेगा नहीं, ही विल गिव अस सर्विस। सो इसका मतलब है कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है उसको हम कैश में रियलाइज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है इसको भी हम इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे, तो जो भी बचेगा दैट विल बी लिक्विड एसेट्स, राइट। अब नीचे हमें जैसे तो लिक्विड एसेट है तो लिक्विड लाइबिलिटी लेना चाहिए, बट फिर भी हम बिजनेस में जो प्रूडेंस कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली ये माना जाता है कि बिजनेस की जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं सो वी विल पे ऑल दोज लाइबिलिटी इन टाइम। इसमें जनरली अब करंट लाइबिलिटी में आप चेक करोगे तो क्रेडिटर्स को बिल्स पेबल, सो हमें सिर्फ क्या नज़र आता है, एक बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। सो कई बार जो कंपनीज हैं उनका बैंक के साथ ऐसा अरेंजमेंट होता है कि वो कुछ ना कुछ जो ओवर ड्यू है वो बैंक के रखते हैं और बैंक वाले भी नहीं मांगते, बट फिर भी हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वी विल पे ऑल आवर करंट liability, so therefore we take here current liabilities। अब सपोज करो कहीं क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि क्विक रेशो शुड बी टेकन एज क्विक एसेट्स एंड क्विक लाइबिलिटीज़, तो वहाँ पे हम बैंक ओवरड्राफ्ट को करंट लाइबिलिटी में से लेस करेंगे, अदरवाइज वी विल टेक हेयर करंट लाइबिलिटी। अब इसका जो स्टैंडर्ड है दैट इज़ 1:1। अब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी लिक्विड एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ के बराबर हैं तो हम मानते हैं कि कंपनी की पोजीशन अच्छी है, सेटिस्फैक्ट्री है, कंपनी इज इन ए पोजीशन टू पे ऑफ इट्स करंट लाइबिलिटीज़ ईजीली व्हेन एवर इट बिकम ड्यू। बट इसका मतलब फिर यही है, उसमें वही इन्वेंट्री और डेटर्स अगर हमें लगता है कि वो रियलाइज़ नहीं होंगे आसानी से, तो उसमें हमें ध्यान से इस स्टैंडर्ड को भी चेक करना पड़ता है, इसकी इंटरप्रिटेशन देनी पड़ती है। सो थर्ड इसमें आ जाती है एब्सोल्यूट क्विक रेशो।
अब एब्सोल्यूट का मतलब किया है, क्योंकि जो लोग ये मानते हैं कि बिजनेस में अब जैसे कुछ आइटम्स हैं वो तो ईजिली कन्वर्टेबल है और एट फुल प्राइस। अब हम अगर इसमें चेक करते हैं तो कैश तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज़। बैंक में भी जितना पैसा है उतना आपको आसानी से मिल जाएगा। अब डेटर्स है, इसमें डाउटफुल है केस कि हो सकता है हमारे डेटर्स पैसा ना दें। BRB उसी केस कैटेगरी में आ जाता है कि डिले होगा, इतनी जल्दी हो सकता है और उसमें से कुछ पैसे मर भी जाएं। तो इन्वेंट्री तो हमने पहले ही माना हुआ कि इन्वेंट्री के केस में एक लॉन्ग स्टेप है, उसके बाद कैश रियलाइज़ होता है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस में भी क्या है कि वो बंदा जिसको हमने दिए हुए हैं वो पैसे वापस नहीं करेगा, वो बंदा सिर्फ कंपनी को क्या देगा, सर्विस। तो और क्या रह जाता है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़। सो क्योंकि एसेट्स में फिर हम क्या लेते हैं, कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, क्योंकि सिक्योरिटीज़ की जो मार्केट है वो रनिंग है, मतलब यू कैन सेल योर सिक्योरिटी एज एट एनी टाइम एट फुल रियलाइजेबल वैल्यू। तो नीचे फिर हम क्या लेते हैं, करंट लाइबिलिटी, वही वाला फंडा कि कंपनी की जो नीयत है वो इतनी ख़राब नहीं है कि वो अपनी करंट लाइबिलिटीज़ पे ना करें। अब इसमें जो स्टैंडर्ड है या रूल ऑफ थंब है दैट इज़ 0.5:1। जहाँ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है 1:2। सो कहने का मतलब अगर कंपनी की एब्सोल्यूट क्विक रेशो या जो लिक्विड रेशो है वो उसमें अगर जो एसेट्स हैं वो अगर 1 टाइम है, मतलब लाइबिलिटी से आधी हैं, तो भी हम मानेंगे कि कंपनी की जो पोजीशन है दैट इज़ satisfactory. So this is all about liquidity ratios which are very necessary to judge the short term position of any concern. Thank you very much.